दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो दो भाई ज़ैद और हारिस की है जो कोहिस्तान के इलाके में रहते थे। आइए चलते हैं हम वीडियो की जानिब। दूर दराज जहां बादलों से बातें करते ऊंचे पहाड़ आसमान को छूते थे, वहां कोहिस्तान नाम का एक खूबसूरत मगर सख्तगीर इलाका था। यहाँ की जमीन पथरीली थी और मौसम सर्द, लेकिन कुदरत के नजारे बेमिसाल थे। इस इलाके के एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे, जैद और हारिस। दोनों एक ही मां बाप की औलाद थे, मगर उनकी फितरत में जमीन आसमान का फर्क था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोशनी और अंधेरा। बड़ा भाई जैद निहायत नेकदिल, मेहनती और सब्र करने वाला इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुतमिन मुस्कुराहट रहती थी। वो सुबह सवेरे उठता, अपने बीमार वालिदैन की खिदमत करता और फिर पहाड़ों में जाकर लकड़ियां काटता या भेड़ बकरियां चराता। उसकी मेहनत से जो थोड़ी बहुत कमाई होती, वो उसी पर खुश रहता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। गांव के लोग जैद की इज्जत करते थे क्योंकि वो हर किसी के काम आता था। दूसरी तरफ छोटा भाई हारिस बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कामचोर, आराम पसंद और शदीद हसद करने वाला था। उसे जैद की नेकनामी और लोगों से मिलने वाली इज्जत से जलन होती थी। वो हमेशा यही सोचता रहता कि बिना मेहनत किए कैसे अमीर बना जाए। जब जैद मेहनत कर रहा होता, हारिस किसी दरख्त की छाव में बैठा हसीन ख्वाब देख रहा होता। उसे लगता था कि पहाड़ों की ये सख्त जिंदगी उसके काबिल नहीं है और वो किसी बड़ी सल्तनत में ऐशोराम के लिए बना है। उसके दिल में लालच का सांप हर वक्त कुंडली मारे बैठा रहता था। वक्त गुजरता गया और उनके बूढ़े वालिदैन दुनिया से चल बसे। अब दोनों भाई अकेले रह गए। जैद ने मेहनत जारी रखी, मगर हारिस की बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन गांव में शहर से एक सौदागर आया। उसने शहर की रौनक, दौलत और आसानियों के किस्से सुनाए। हारिस की आंखों में चमक आ गई। उसने जैद को कायल करना शुरू किया। भाई जैद, हम कब तक इन सूखे पहाड़ों में जाया होते रहेंगे? यहाँ रखा क्या है सिवाय पत्थरों और मेहनत के? चलो शहर चलते हैं। सुना है वहां किस्मत बदलते देर नहीं लगती। जैद को अपना गांव और सादगी पसंद थी। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन हारिस ने रोज रोज के ताने और झगड़े शुरू कर दिए। आखिरकार भाई की खुशी और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में जैद मान गया। दोनों ने अपना थोड़ा बहुत सामान बांधा। जैद ने अपनी सारी जमा पूंजी, जो कि चंद चांदी के सिक्के थे, एक पोटली में डालकर अपनी कमर से बांध ली। उन्होंने अपने आबाई घर को आखिरी बार देखा और शहर की तरफ जाने वाले मुश्किल पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े। सफर बहुत तवील और थका देने वाला था। रास्ता घने जंगलों, गहरी खाइयों और तेज दरियाओं से होकर गुजरता था। जैद तो मेहनत का आदी था। वो चुपचाप चलता रहा, लेकिन हारिस जल्दी थक गया और चिड़चिड़ा हो गया। ज्यों-ज्यों वो शहर के करीब होते जा रहे थे, हारिस का लालच बढ़ता जा रहा था। उसकी नजर बार बार जैद की कमर से बंधी उस पोटली पर पड़ती थी, जिसमें उनकी कुल जमा पूंजी थी। शैतान उसके जहन में वसवसे डाल रहा था, अगर ये सारे पैसे सिर्फ मेरे हो तो मैं शहर में नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं। जैद तो वैसे भी सीधा सादा है, ये मेरे रास्ते की रुकावट है। चलते चलते वो एक घने और सुनसान जंगल के किनारे पहुंच गए। शाम हो रही थी और सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, जिससे जंगल में साया गहरा हो गया था। ये जगह शहर से पहले का आखिरी मुश्किल मरहला थी। हारिस ने सोचा यही मौका है। वो एक गहरी खाई के किनारे रुक गया, जहां नीचे जंगल का अंधेरा था। हारिस ने झूठी थकान का बहाना किया और बैठ गया। भाई जैद, मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ा पानी तो पिला दो। जैद, जो हमेशा भाई की खिदमत के लिए तैयार रहता था, फौरन रुका और अपना मशकीजा उतारने लगा। जैसे ही जैद घुमा, हारिस ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और जैद के सिर पर दे मारा। जैद चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। वो दर्द और हैरानी से अपने सगे भाई को देखने लगा। हारिस की आंखों में उस वक्त बेरमी थी। उसने जैद की कमर से पैसों की पोटली छीन ली। जैद ने कराहते हुए कहा, हारिस, ये तुम क्या कर रहे हो? हम भाई हैं। हारिस ने नफरत से कहा, भाई, तू हमेशा मेरे रास्ते की दीवार रहा है। तेरी अच्छाई मुझे चुभती है। ये पैसे अब मेरे हैं।
तू यही इस जंगल में सड़कर मर जा। ये कहकर हारिस ने जख्मी जैद को जोर से धक्का दे दिया। जैद लड़खड़ाया और खाई से नीचे घने जंगल के अंधेरों में जा गिरा। हारिस ने एक नजर नीचे देखा। उसे यकीन था कि जैद इतनी बुलंदी से गिरकर बच नहीं पाएगा। वो पैसों की पोटली लेकर तेजी से शहर की तरफ भाग गया। उसका दिल पत्थर हो चुका था और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। जैद खाई से गिरता हुआ जंगल के घने दरख्तों और झाड़ियों से टकराया। खुशकिस्मती से दरख्तों की शाखों ने उसके गिरने की रफ्तार कम कर दी, वरना शायद वो वही दम तोड़ देता। जब वो जमीन पर गिरा तो उसका जिस्म जख्मों से चूर था और सर से खून बह रहा था। कुछ देर तक वो बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया तो रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में घुप अंधेरा था और तरह तरह के जानवरों और कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थी। जैद दर्द से कराह रहा था। उसे अपने भाई हारिस की बेवफाई पर शदीद दुख था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसके साथ वो खेला कूदा, जिसका हमेशा ख्याल रखा, उसी ने पैसों की खातिर उसकी जान लेने की कोशिश की। जैद ने हिम्मत जमा की और घिसटते हुए एक करीबी दरख्त की तरफ बढ़ा ताकि रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह मिल सके। वो दरख्त कोई आम दरख्त नहीं था। ये जंगल का सबसे पुराना और अजीम उशान बरगद का दरख्त था। इसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और तना इतना मोटा था कि 10 आदमी मिलकर भी घेरा न डाल सके। इस दरख्त की ओट में एक कुदरती खोखल बना हुआ था जो किसी गुफा जैसा लगता था। जैद ने मुश्किल से खुद को उस खोखल के अंदर छुपाया। वो भूखा प्यासा और जख्मी था, मगर दरख्त की इस पनाहगाह में उसे एक अजीब सा तहफ्फुज महसूस हुआ। उसने अपनी कमीज फाड़कर सर पर पट्टी बांधी और अल्लाह को याद करते हुए आंखें बंद कर ली। आधी रात का वक्त था। चांद दरख्तों के बीच से झांक रहा था। जैद को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों। जैद ने गौर किया तो उसे महसूस हुआ कि ये आवाजें इंसानों की नहीं, बल्कि दरख्त की शाखों पर बैठे परिंदों और नीचे जमा होने वाले जंगल के जानवरों की थी। ये एक जादुई दरख्त था जहां हर रात जंगल की मखलूकात जमा होती और इंसानी ज़बान में गुफ्तगू करती थी। जैद ने सांस रोक ली और सुनने लगा। एक बूढ़ी और दानिशमंद उल्लू जो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठी थी बोली, दोस्तों, सुना है शहर का सुल्तान बहुत बीमार है। उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है और कोई हकीम इलाज नहीं ढूंढ पा रहा। नीचे खड़े एक बड़े रीछ ने जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूं। बेचारा सुल्तान, उसे क्या मालूम कि उसका इलाज कितना आसान है। अगर कोई इसी जंगल के मशरिकी कोने में मौजूद नीली झील के किनारे उगने वाली सुनहरी जड़ी बूटी को पीसकर उसे पिला दे तो वो फौरन ठीक हो सकता है। जैद ये सुनकर हैरान रह गया। उसने नीली झील का नाम सुना था, मगर वहां जाना बहुत मुश्किल समझा जाता था। उसने ये बात अपने जहन में महफूज कर ली। थोड़ी देर बाद एक लोमड़ी जो बहुत चालाक लग रही थी बोली, सुल्तान की बीमारी तो एक तरफ, शहर के लोग तो पानी को तरस रहे हैं। सुना है शाही कुआं बिल्कुल सूख गया है। लोग परेशान हैं कि पानी कहाँ गया। इस पर दरख्त की जड़ में रहने वाले एक बूढ़े सांप ने फुकार मारी और कहा, बेवकूफ इंसान, वो कुआं सूखा नहीं है। बात दरअसल ये है कि कुएं की तह में जहां से पानी का चश्मा निकलता है वहां एक देव हैकल काला मेंढक आकर बैठ गया है। उसने चश्मे का मुंह बंद कर रखा है। अगर कोई उस कुएं में बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा लटकाए तो वो मेंढक लालच में ऊपर आएगा। जैसे ही वो बाहर निकले, पानी का चश्मा दोबारा फूट पड़ेगा। जैद ने ये दूसरा राज भी सुन लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अल्लाह ने उसे यहां जाया होने के लिए नहीं गिराया, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए भेजा है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई के धोखे ने उसे अनजाने में इस खजाने तक पहुंचा दिया। रात भर जानवर बातें करते रहे और जैद सुनता रहा। सुबह होने से पहले सब अपने अपने ठिकानों पर चले गए। जैद ने फैसला किया कि वो अब हिम्मत नहीं हारेगा। उसके पास अब 2 ऐसे राज थे जो न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे शहर की किस्मत बदल सकते थे। उसने दरख्त की छाल और पत्तों से अपने जख्मों पर मरहम रखा, जंगल के फलों से अपनी भूख मिटाई और नए अज़्म के साथ शहर की तरफ जाने का रास्ता ढूंढने लगा।
अब वो सिर्फ एक जख्मी मुसाफिर नहीं था, बल्कि उम्मीद का एक पैगाम था। 2 दिन की शदीद मुश्किलात और थका देने वाले सफर के बाद जैद आखिरकार जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उसके कपड़े फट चुके थे, जिस्म पर जख्मों के निशान थे और चेहरा धूल मिट्टी से अटा हुआ था। वो किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा था। जब वो शहर के अजीम ओशान दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। रुको, कहां जा रहे हो फकीर? एक पहरेदार ने नाक चढ़ाकर पूछा। जैद ने कमजोर आवाज में कहा, मैं परदेसी हूं, मुसीबत का मारा हूं, शहर में पनाह लेने आया हूं। पहरेदारों ने उसे धक्का दिया। यहां पहले ही लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, जाओ यहां से। लेकिन जैद ने हिम्मत नहीं हारी। वो किसी तरह शहर में दाखिल हो ही गया। अंदर का मंजर बहुत अफसोसनाक था। जो शहर कभी खुशहाल सुना था, वहां अब मायूसी का साया था। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। गलियों में सूखा पड़ा था। पता चला कि शहर का सबसे बड़ा शाही कुआं, जिससे पूरा शहर सैराब होता था, अचानक सूख गया है। सुल्तान ने ऐलान किया था कि जो कोई भी इस कुएं को दोबारा भर देगा, उसे मुंहमांगा इनाम मिलेगा। बहुत से माहिर और जादूगर आए, मगर सब नाकाम रहे। जैद सीधा उस कुएं की तरफ गया, जो शहर के बीचों बीच वाक़ था। कुएं के गिर्द लोगों का हुजूम था। वजीर और सरकारी अफसर परेशानी के आलम में खड़े थे। जैद ने भीड़ को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश की। हटो, मुझे जाने दो, मैं इस कुएं को ठीक कर सकता हूं, जैद ने बुलंद आवाज में कहा। लोग उसकी हालत देखकर हंसने लगे। एक अमीर आदमी ने तंज किया, देखो तो, बड़े बड़े अक्लमंद हार गए और ये फटेहा लड़का कहता है कि वो पानी लाएगा। पागल है जरूर। शाही वजीर, जो वहां मौजूद था, बहुत परेशान था। उसने सोचा, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। उसने जैद को बुलाया और कहा, नौजवान, तुम जानते हो, अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। यह बादशाह का मामला है, मजाक नहीं। जैद ने पुरएतमाद लहजे में कहा, मोहतरम वजीर, मुझे अपनी जान का डर नहीं। अगर मैं नाकाम हुआ तो जो सजा चाहे दे, लेकिन अगर कामयाब हो गया तो शहर की प्यास बुझ जाएगी। मुझे बस एक बड़ा गोश्त का टुकड़ा और एक मजबूत रस्सी चाहिए। वजीर ने हैरत से उसे देखा, मगर हुक्म दे दिया। जैद ने गोश्त के बड़े टुकड़े को रस्सी से बांधा। लोग सांस रोके तमाशा देख रहे थे। जैद ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। घुप अंधेरा था। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर गोश्त का टुकड़ा कुएं में लटका दिया। पहले कुछ देर खामोशी रही, फिर अचानक रस्सी में हलचल हुई। नीचे से अजीब घुर्राने की आवाजें आने लगी। जैद ने महसूस किया कि कोई भारी चीज गोश्त को खींच रही है। यही वही देवहैकल काला मेंढक था, जिसका जिक्र सांप ने किया था। मेंढक लालच में गोश्त पकड़कर ऊपर आने लगा। जैसे ही वो बदसूरत और बड़ा मेंढक कुएं के मुंह के करीब पहुंचा, लोग खौफ से चीख पड़े। जैद ने झटके से रस्सी खींची और मेंढक बाहर आ गिरा। उसके बाहर आते ही कुएं की गहराइयों से एक जबरदस्त आवाज आई, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। पानी, पानी आ गया, एक शख्स चीखा जो कुएं में झांक रहा था। देखते ही देखते ठंडा और साफ पानी तेजी से कुएं में ऊपर आने लगा। चंद ही लम्हों में सूखा कुआं लबोलब भर गया। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग जैद का मजाक उड़ा रहे थे, अब उसके कदमों में गिरकर दुआएं दे रहे थे। वजीर आगे बढ़ा और जैद को गले लगा लिया। जैद, जो कल तक एक जख्मी और धुतकारा हुआ मुसाफिर था, आज शहर का हीरो बन चुका था। लेकिन उसे पता था, अभी उसका असली काम बाकी है, सुल्तान का इलाज। शाही कुएं में पानी आने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर और फिर शाही महल तक पहुंच गई। सुल्तान, जो अपनी बीमारी की वजह से बिस्तर मर्ग पर थे, जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें यकीन न आया। उन्होंने वजीर को हुक्म दिया कि उस नौजवान को फौरन दरबार में पेश किया जाए, जिसने ये मौजज़ा कर दिखाया है। जैद को शाही महल लाया गया। हालांकि उसके कपड़े अभी भी फटे पुराने थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। दरबार में बड़े बड़े अमीर, वजीर और हकीम बैठे थे। सुल्तान एक अजीम उशान तख्त पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला और जिस्म कमजोर हो चुका था।
सुल्तान ने कमजोर आवाज में पूछा, नौजवान, तुमने हमारे शहर की प्यास बुझाई है, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मांगो, क्या मांगते हो? हम तुम्हें माला माल कर देंगे। जैद ने अदब से सर झुकाया और कहा, बादशाह सलामत, मुझे दौलत की हाजत नहीं। मेरी असली खुशी तब होगी जब आप सेहतयाब हो जाएंगे। मैं आपकी बीमारी का इलाज जानता हूं। दरबार में मौजूद शाही हकीम ये सुनकर जल भुन गए। एक बूढ़े हकीम ने गुस्से से कहा, बादशाह सलामत, ये लड़का गुस्ताख है। हम बरसों से कोशिश कर रहे हैं और ये कल का लड़का कहता है इलाज जानता है। ये जरूर कोई जादूगर या धोखेबाज है। सुल्तान ने हकीम को खामोश कराया और जैद से पूछा, तुम क्या जानते हो जो ये सब नहीं जानते? जैद ने अर्ज किया, सरकार, आपका इलाज किसी आम दवा में नहीं। शहर के मशरिक में जो घना जंगल है, उसके अंदर एक नीली झील है। उस झील के किनारे सूरज निकलने से पहले एक सुनहरी जड़ी बूटी उगती है। अगर वो जड़ी बूटी लाकर उसका अर्क आपको पिलाया जाए तो आप फौरन ठीक हो जाएंगे। सुल्तान की आंखों में उम्मीद की किरण जग उठी। उन्होंने फौरन अपने सबसे बहादुर सिपाहियों के दस्ते को जैद के साथ जाने का हुक्म दिया। जैद उन्हें लेकर उसी जंगल में गया जहां उसने रात गुजारी थी। वो रास्ता जानता था। आखिरकार वो नीली झील तक पहुंच गए। झील वाकई बहुत खूबसूरत थी और उसके किनारे वही सुनहरी जड़ी बूटी चमक रही थी जिसका जिक्र रीछ ने किया था। जैद ने बड़े अदब से वो बूटी तोड़ी और महल वापस आया। हकीमों ने बहुत मुखालफत की, मगर सुल्तान के हुक्म पर उस जड़ी बूटी का अर्क निकाला गया। जैसे ही सुल्तान ने वो पहला घूंट पिया, एक करिश्मा हो गया। उनके बेजान जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। सालों की बीमारी लम्हों में काफूर हो गई। सुल्तान अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। पूरा दरबार हैरत से ये मंजर देख रहा था। सुल्तान आगे बढ़े और जैद को गले लगा लिया। तुम फरिश्ता हो, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। उसी वक्त सुल्तान ने ऐलान किया। जैद को शाही खजाने से ढेरों सोना चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती लिबास दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा इनाम यह था कि सुल्तान ने जैद को अपना खास मुशीर, मुख्य सलाहकार मुकर्रर कर दिया। अब जैद शहर का सबसे ताकतवर और इज्तदार शख्स बन चुका था। वो गरीबों की मदद करता और सुल्तान को नेक मशवरे देता। उसकी अच्छाई ने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था। अब आते हैं दूसरे भाई हारिस की तरफ। जब हारिस ने जैद को जंगल में गिराया था और पैसे लेकर शहर भागा था, तो उसे लगा था कि उसकी किस्मत खुल गई है। लेकिन हराम का माल कभी फलता फूलता नहीं। हारिस शहर पहुंचकर ऐशो-इशरत में पड़ गया। उसने शराब, जुआ और बुरी संगत में सारा पैसा उड़ा दिया। कुछ ही हफ्तों में वो फिर से गरीब और कंगाल हो गया। अब वो शहर की गलियों में मारा मारा फिरता था और छोटे मोटे काम करके पेट पालता था। एक दिन शहर में हर तरफ जैद के चर्चे थे। हारिस ने लोगों को बातें करते सुना। नया शाही मुशीर कितना नेक है। सुना है उसने कुआं ठीक किया और सुल्तान को नई जिंदगी दी। उसका नाम जैद है और वो पहाड़ों से आया है। ये सुनकर हारिस के पैरों तले जमीन निकल गई। जैद, वो जिंदा है और इतना अमीर हो गया? हसद और जलन की आग ने उसे अंदर ही अंदर जला डाला। वो चुपके से शाही महल के गिर्द घूमने लगा ताकि जैद को देख सके। जब उसने जैद को शाही सवारी में कीमती लिबास पहने इस्तोफकार के साथ जाते देखा तो उसका दम घुटने लगा। हारिस ने तहकीक की और किसी तरह उसे पता चल गया कि जैद को वो राज जंगल के उस पुराने दरख्त के नीचे सुनाई दिए थे। उसका लालच फिर से जाग उठा। उसने सोचा, अगर जैद उस दरख्त से सुनकर इतना अमीर हो सकता है तो मैं भी वहां जाऊंगा। मैं भी राज सुनूंगा और जैद से बड़ा आदमी बनूंगा। उसी रात लालच में अंधा होकर हारिस जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो उसी दरख्त तक पहुंचा जहां उसने जैद को गिराया था। रात गहरी हो चुकी थी। हारिस दरख्त की ओट में छुपकर बैठ गया और जानवरों के आने का इंतजार करने लगा। उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसका दिल मैला था और उसके जमीर पर भाई के खिलाफ साजिश का बोझ था। आधी रात को जानवर जमा होना शुरू हुए, मगर आज रात फिजा मुख्तलिफ थी। जानवर खामोश थे। उल्लू ने दरख्त से नीचे देखा। हवा में एक अजीब सी बू थी, बुराई और लालच की बू। सांप ने फुकार मारी, यहां कोई इंसान है।
लेकिन ये वो पहले वाला नेक दिल इंसान नहीं है। इसके अंदर से शर की बू आ रही है। रीछ ने हवा सूंघी और गुर्राया। हाँ, ये वही है जिसने अपने भाई को धोखा दिया था। ये यहाँ चोरी से हमारे राज सुनने आया है। जंगल का भी एक कानून होता है, वहां धोखे और बुरी नीयत को बर्दाश्त नहीं किया जाता। हारिस घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, मगर उसके कदम जैसे जकड़ गए थे। घबराहट में वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। अंधेरे और डर में भागते भागते वो रास्ता भटक गया। सारी रात जंगल में भटकता रहा। सुबह होने तक वो इतना थक चुका था कि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो अकेला था। न कोई दौलत, न कोई सहारा, न कोई इस्त। किसी तरह वो शहर लौटा, मगर अब उसकी हालत और भी बदतर थी। लोग उसे पहचानते थे, मगर इस्त की नजर से नहीं। उसका ज़मीर उसे हर पल धिक्कारता रहता था। आखिरकार वो गुमनामी और पछतावे की जिंदगी जीने लगा। उसका लालच ही उसकी सजा बन गया। दूसरी तरफ शहर में जैद अमन और इंसाफ के साथ सुल्तान का साथ देता रहा। उसने कभी अपने भाई का बुरा नहीं चाहा था। वो अक्सर अल्लाह से दुआ करता कि उसके भाई को हिदायत मिले। कुदरत का निजाम बड़ा अजीब है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैद की अच्छाई ने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया और हारिस की बुरी नीयत ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि नेक नीयत का फल हमेशा मीठा होता है और लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी जैद और हारिस दो भाइयों की कैसी लगी? अपनी कीमती राय का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये दो भाई आपको कैसे लगे? जैद कैसा था और हारिस कैसा था? इन दोनों का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।